वास्तव पिछले दिन हम लोगों ने यूजीसी नेट के अलावा एमपीपीएससी से होता है एग्जाम सेट का, और नेट के साथ ही एक एग्जाम होता है जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप। और नेट का मतलब है नेशनल यानी राष्ट्रीय लेवल का एग्जाम, पात्रता परीक्षा है। और सेट हो जाएगा आपका स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब राज्य स्तर का एग्जाम। इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी, और हमने बताया था इस बार जो यूजीसी नेट का एग्जाम हो रहा है उसमें 4 महत्वपूर्ण बदलाव हुए। जो विद्यार्थी हैं नेट और सेट और उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं या कि स्कूल शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये सब जानकारियाँ महत्वपूर्ण। और ये नेट और सेट उच्च शिक्षा में यानी कॉलेज में पढ़ाने के लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट है। जब तक आप नेट सेट या पीएचडी नहीं रहेंगे तब तक आप कॉलेज नहीं पढ़ा सकते। अब इस बार जो 4 बड़े बदलाव किए गए हैं, तो जो नेट का पेपर होगा, जितने विद्यार्थी नेट का एग्जाम फॉर्म भरे होंगे उनके लिए है। पहला है एग्जाम होगा इस बार ऑफलाइन। अभी तक क्या होता था, ये एग्जाम होता था ऑनलाइन, इस बार ऑफलाइन एग्जाम होगा। फिर नेट का जब एग्जाम देंगे आप लोग, जिन बच्चों के सबसे अच्छे नंबर होंगे जेआरएफ के लिए क्वालिफाई करेंगे। जेआरएफ से कम नंबर है तो फिर नेट, और इससे भी यदि कम नंबर है तो पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम होता है। इसके बाद बहुत अच्छा स्कोर करेंगे तो जेआरएफ, उससे कम स्कोर होंगे तो नेट, और नेट से भी कम स्कोर होंगे तो पीएचडी। इन परीक्षाओं के आप पात्र हो जाएंगे। फिर तीसरे नंबर पे हमने बताया था कि नेट सेट का एग्जाम देना है आपको, तो जो पीजी की डिग्री होगी, और चूंकि आप लोग बीए वाले हैं तो पीजी एमए से मैं निकाल रहा हूँ। तो यदि आप एमए का जो एग्जाम हुआ है, एमए के एग्जाम में टोटल जब नंबर जुड़ेंगे आपके, तो सभी सेमेस्टर के मिला के, नेट में 4 सेमेस्टर होते हैं, तो रिजर्व कैटेगरी वाले बच्चों के लिए 50% नंबर से पास होना चाहिए, और अनरिजर्व वालों के लिए 55% कम से कम अंक चाहिए एमए का। और इस बार ये खासियत है कि विद्यार्थी, ये चौथा जो बदलाव है, स्नातक जानते हैं 4 वर्ष का होता है वर्तमान। बीए की डिग्री या ग्रेजुएशन की डिग्री आपको 3 वर्ष में मिल जाएगी, और चौथा साल आप जानते हैं, चौथा साल डिग्री के साथ साथ रिसर्च की भी डिग्री आपको मिलेगी। यदि आप चौथे तो इसी विषय से करेंगे पीएचडी जो पीजी कर रहे हैं, या जिस विषय से आपने नेट जेआरएफ का एग्जाम क्वालिफाई किया है, पीएचडी क्वालिफाई किया है। ये 4 महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं आपकी बार यूजीसी नेट के एग्जाम में। और हमने बताया था 2 पेपर होते हैं, चाहे नेट का एग्जाम हो या चाहे सेट का एग्जाम हो, और नेट के साथ ही होता है आपका जेआरएफ। 2 पेपर होते हैं, एक पेपर सामान्य अध्ययन का होता है, उसके 50 प्रश्न आते हैं। सामान्य अध्ययन के साथ साथ इसमें रिसर्च का भी होता है पेपर, और जीएस के बाद दूसरा पेपर, ये सभी के लिए कॉमन होगा जीएस का पेपर। और दूसरा पेपर होता है सब्जेक्ट का, विषय का। और जिन बच्चों का विषय है पॉलिटिकल साइंस, हम उनकी बात करेंगे केवल पॉलिटिकल साइंस। विषय का पेपर होगा, 100 प्रश्न होंगे सॉरी, और 50 प्रश्न जीके में होंगे जीएस वाले में, और जीएस के बाद रिसर्च वगैरह। और हर प्रश्न 2 नंबर का है, यानी टोटल देखिए
जीएस और पॉलिटिकल साइंस का मिला के तो 150 प्रश्न होते हैं और हर प्रश्न 2 नंबर का है तो बराबर 300 नंबर का होगा। जी सर। 300 नंबर का, चाहे नेट का एग्जाम हो, जेआरएफ का हो या सेट का हो, ये होगा। तो आपको अपना विषय कंप्लीट करना पड़ेगा। जीएस में कम से कम आपको 25-30 यदि नंबर ला पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, और सब्जेक्ट में आप ला लीजिए 60 से 65। यदि इतना आप ला लिए तब तो आपका जेआरएफ 100% क्वालिफाई हो जाएगा। और सर ये बोल रहे हैं जो 65 क्वेश्चन मतलब अटेम्प्ट होने चाहिए, मतलब सही। लगभग लगभग है बेटा, इतना कर पा रहे हैं तो बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है। अटेम्प्ट कर नहीं पा रहे, इतने प्रश्न सही होने चाहिए। हाँ मतलब सही होने चाहिए। अटेम्प्ट तो आप 100 to 100 करें, क्योंकि माइनस मार्किंग तो है नहीं। माइनस मार्किंग नहीं है तो आप 100% अटेम्प्ट करें। इतने जी में जी से जी यदि बिल्कुल। इतना कर पा रहे हैं तो समझिए कि आप इतने में, अनुमान है लगभग कि इतने में जेआरएफ बड़े आराम से हो जाएगा। और यदि आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो रिसर्च करने के लिए लगभग हर महीने 50,000 रुपये आपको 5 साल तक मिलेंगे प्रति माह, समझिए। शिक्षा के दौरान आपके लिए ये पढ़ते पढ़ते बहुत अच्छा अवसर है आपके हाथ में। पढ़ाई के दौरान ही आप यदि जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप किसी भी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी बड़े अच्छे से कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। ये विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा मौका है। फिर आप यदि ये तैयारी करते हैं, साथ में आप कर लेते हैं बीएड। बीएड कर लेते हैं तो जो शिक्षक आप बड़ी आसानी से बन सकते हैं। 11वीं 12वीं पढ़ाते हैं, जो पीजीटी कहा जाता है, और अपने मध्य प्रदेश में इसी को बोलते हैं वर्ग एक। वर्ग एक का जो एग्जाम होगा केवल एक विषय से होता है। एक विषय होगा और कुछ 20-30 प्रश्न रहेंगे जीएस वाले, एमपी जीके वगैरह के, और बाकी पूरा रहेगा सब्जेक्ट। यदि आप पॉलिटिकल साइंस विषय है आपका तो आप फिर राजनीति विज्ञान से ही वर्ग एक का एग्जाम देंगे। यदि आप एक विषय तैयार कर लेते हैं तो ये जितने एग्जाम हैं, चाहे नेट हो, जेआरएफ हो, सीएट का हो, यहाँ तक कि आप जीएस, ये जीके का बहुत बड़ा हिस्सा इसमें तैयार होता है, राजनीति विज्ञान विषय से पढ़, और शिक्षक बनने के जो रास्ते बड़े आसान हो जाएंगे। शिक्षक आप केंद्र सरकार में भी बन सकते हैं और आप राज्य सरकार में भी शिक्षक बन सकते हैं। तो ये थी सामान्य जानकारी। अब हम लोग शुरू करेंगे। आज का टॉपिक था हम लोगों का कौटिल्य महोदय के बारे में अध्ययन करना था। कौटिल्य जिनकी फोटो आप देख पा रहे हैं, कौटिल्य। राजनीतिक विचारकों को हम लोग दो हिस्सों में पढ़ेंगे। एक हिस्सा उनके जीवन परिचय से संबंधित होगा और दूसरा हिस्सा होगा उनके विचारों से संबंधित। राज्य से संबंधित क्या विचार हैं, समाज से संबंधित क्या विचार हैं, और जो महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में, इनके क्या क्या महत्वपूर्ण विचार, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कौटिल्य का जीवन परिचय देखते हैं। और कौटिल्य का नाम तो हर किसी को पता है, और भारतीय जी सर। राजनीतिक चिंतन के इतिहास में ये बहुत बड़े राजनीतिक विचारक माने जाते हैं। और कौटिल्य भारत के महान सम्राट का नाम आप लोग जानते होंगे, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम। चंद्रगुप्त मौर्य उनके महामंत्री थे। महामंत्री भी, और उसके वंश के, साम्राज्य के संस्थापक भी थे। यानी जो मौर्य वंश था उसके संस्थापक थे कौटिल्य महोदय। कौटिल्य के जो विचार थे यथार्थवादी थे, महान कूटनीतिज्ञ थे, व्यवहारवादी राजनीतिक और नीति शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान थे कौटिल्य महोदय। फिर कौटिल्य को कई नामों से जाना जाता है। एक तो कौटिल्य हम लोग जानते हैं, एक नाम चाणक्य था और एक नाम था विष्णु। इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। लेकिन जो कौटिल्य का वास्तविक नाम था वो था विष्णु गुप्त। एक राज विचारक है आचार्य कामंदर, उनकी पुस्तक है नीतिसार। नीतिसार में उन्होंने कौटिल्य का नाम विष्णुगुप्त ही बताया है। और स्वयं कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में जो अंतिम श्लोक है उसमें कौटिल्य ने खुद अपना नाम विष्णुगुप्त के नाम से उल्लेख किया है। तो
प्रश्न है यहीं पे बीच बीच में आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे। क्वेश्चन है अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक को किन नामों से जाना जाता? तो आप बताएंगे चाणक्य भी नाम है, कौटिल्य भी नाम है और यानी इन सभी नामों से जाना जाता है। जब बात आएगी अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है तब क्या बताएंगे? एक नाम बताइए। चाणक्य। चाणक्य नाम अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक है चाणक्य। जब चाणक्य के नाम पूछेगा तब आप तीनों नाम बताएंगे, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णु। अगला जो चाणक्य नाम है इनका, चाणक्य नाम कैसे पड़ा, इनके वंश का नाम था या इनके उपाधि का नाम? एक पुस्तक है मुद्रा राक्षस, इसके रचयिता है विशाख दत्त। उन्होंने जो चाणक्य के पिता हैं उन्हें कहा जाता था चाणक्य, इसलिए कहा गया कि पिता के नाम पे ही इनका नाम पड़ गया चाणक्य। चाणक्य पिताजी थे, पिताजी के नाम पे बना। और आप जानते हैं जो हम लोग जो सबसे लोकप्रिय नाम जानते हैं चाणक्य कौटिल्य का, वो है चाणक्य नाम से जानते हैं। और इनकी एक नीति है जो बहुत फेमस है, जो वास्तविक या व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित है, वो है चाणक्य नीति। चाणक्य का तीसरा नाम है कौटिल्य। कौटिल्य एक विद्वान है गणपति शास्त्री। उन्होंने कौटिल्य का नाम, जो कौटिल्य नाम है उसे एक गलती माना है। और ये गलती क्यों? क्योंकि ये नाम हमें मिला है जो लेखक हैं, जो पढ़ने वाले हैं, उन्होंने नाम दिया है। कौटल नाम के एक ऋषि थे और जिन्होंने कौटल गोत्र की स्थापना की थी। कौटल गोत्र में चाणक्य का जन्म हुआ था, इस कारण विष्णुगुप्त को कौटल्य कहा गया है, कौटिल्य नहीं। ये बोला गया कि जो कौटिल्य नाम है ये बिगड़ा हुआ नाम है और इनके गोत्र का नाम था कौटल। कौटल गोत्र से नाम बिगड़ते बिगड़ते इनका नाम बन गया कौटिल्य। दूसरे शब्दों में देखिए, अर्थशास्त्र के पुस्तक के लेखक का नाम है कौटिल्य है कहा जाए तो कौटिल्य नहीं, लेकिन हम लोग जो नाम जानते हैं कौटिल्य के नाम से ही अध्ययन करेंगे। कौटिल्य के बारे में आगे देखेंगे तो उनका जीवन बहुत ही सरल होता था और बहुत संयमी जीवन व्यतीत करते थे। और चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका निवास स्थान एक साधारण कुटिया था, यानी बहुत ही साधारण जीवन व्यतीत करने वाले थे कौटिल्य। कौटिल्य का जो जन्म हुआ था 400 ईसा पूर्व हुआ था और स्थान था तक्षशिला। ये तक्षशिला वर्तमान में पड़ता है पाकिस्तान में, यहीं पे इनका जन्म हुआ था तक्षशिला में। और इनके पिताजी का नाम था शिवगुरु, माता का नाम तो कहीं नहीं मिलता है। तो कौटिल्य का जन्म पूछा जाता है किस नगरी में हुआ है? प्रश्न है, उत्तर आप बताएंगे तक्षशिला में कौटिल्य का जन्म हुआ है। और यही तक्षशिला में जन्म हुआ था, यही बाद में अफसर भी बनते हैं। फिर इनकी माता या इनके वंशज की जानकारी इतिहास में नहीं मिलती है। कौटिल्य का रूप देखिए, कुरूप था, हठधर था, हठ कर लेते थे किसी भी बात के लिए तो फिर अडिग रहते थे और इनका स्वभाव क्रोधी था। चेहरा देखिए एकदम काला भयानक, और लेकिन जो बुद्धि या दिमाग था वो बहुत तेज रहता था इनका दिमाग। में आजीवन ब्रह्मचारी रहे हैं, उन्होंने विवाह नहीं किया था और उन्होंने अपनी इच्छाओं और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी। और चरित्र के मामले में इनका चरित्र उच्च था और उनमें अदम्य नैतिक साहस था। तो अगला पूछता है कौटिल्य तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य। आप देखें तक्षशिला में इनका जन्म भी हुआ था कौटिल्य का, और तक्षशिला विश्वविद्यालय के ये आचार्य भी बने थे कौटिल्य महोदय। तो प्रश्न आया है यूजीसी नेट 2023 में। प्रश्न था कौटिल्य किस विश्वविद्यालय में शिक्षण का कार्य करते थे? उत्तर में क्या बताएंगे आप लोग? तो कौटिल्य का जन्म भी तक्षशिला में हुआ था और विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य भी बने थे कौटिल्य महोदय। ये प्रश्न आया था यूजीसी नेट 2023 में, पिछले साल का प्रश्न है, ताजा ताजा।
फिर आप देखिए, शास्त्र के ज्ञाता थे कौटिल्य महोदय, और शिक्षक के शास्त्र के ज्ञाता और शिक्षक के रूप में बहुत फेमस थे कौटिल्य महोदय। और कौटिल्य महोदय के समय कोई भी शासक या कोई भी मंत्री ऐसा नहीं रहा होगा जो आचार्य का शिष्य ना रहा हो। यानी सभी आचार्य से शिक्षा ग्रहण करते थे, आचार्य को अपना गुरु मानते थे, कोई भी राजा हो या कोई भी मंत्री, सभी के लिए। तो व्यवहारिक राजनीति पर आधारित थी। उस समय दो महत्वपूर्ण घटनाएं थी कौटिल्य के समय। सिकंदर का नाम आप लोग सुने होंगे, तो विश्व जी विजेता सर, जो बनने का, विश्व विजय के लिए आया था। विश्व विजय के लिए आया था। इसका उद्देश्य था कि पूरे विश्व को जीतना था सिकंदर। और सिकंदर के अलेक्जेंडर भी कहते हैं ना सर? हाँ, इसी को अलेक्जेंडर भी कहते हैं। और सिकंदर एथेंस यूनान यूरोप का था। देखिए, यूरोप से अफ्रीका, अफ्रीका से होते हुए यहाँ भारत पहुंचा था, भारत तक आ गया था सिकंदर। और जब सर सिकंदर, बेसिकली मैसेडोनिया से थे सिकंदर। मैसिडोनिया स्थान का नाम था यूनान का। और यूनान के ही थे आपके राजनीति विज्ञान के जनक, जिन्हें कहा जाता है अरस्तु महोदय। अरस्तु। अरस्तु महोदय का शिष्य हुआ करता था सिकंदर। और अरस्तु के गुरु होते थे, नाम बताइए। सुकरात। प्लेटो। प्लेटो। प्लेटो अरस्तु के गुरु थे, और प्लेटो के गुरु थे सुकरात। सुकरात। सुकरात पहले नंबर पे, फिर प्लेटो, फिर अरस्तु और सिकंदर। सिकंदर एक शासक था मकदूनिया का, और इसके पिता मैसेडोनिया। फिलप फिलप थे, है ना। जब इन्होंने सिकंदर की शिक्षा के लिए चाणक्य, इनको क्या बोलते हैं, अरस्तु महोदय को उन्होंने नियुक्त किया था। तो अरस्तु महोदय का बहुत सम्मान करता था सिकंदर, और बहुत उनके गुरु थे, लेकिन एक शासक था सिकंदर। तो ये अरस्तु जी को 160-68 संविधान के श्लोकों को याद था ना सर? ज्ञान था। 158 देशों के संविधानों का अध्ययन लगभग किया था अरस्तु महोदय। इसीलिए तो जबकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 60 देशों के किए थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था। तो भारत पर सिकंदर का आक्रमण हो रहा था के समय, चाणक्य के समय। उस समय भारत के राजाओं में एकता का अभाव था। भारत के राजा आपस में ही उलझे रहते थे। पहली समस्या ये थी सिकंदर का आक्रमण और भारत में एकता का अभाव। और दूसरा था जो मगध था, मगध का शासक था घनानंद। घनानंद ने कौटिल्य महोदय का किया था अपमान। तो कौटिल्य महोदय घनानंद से बदला लेना चाहिए। और ये वही घनानंद था जो नंद वंश का अंतिम शासक था, क्रूर शासक था। अब देखिए, कौटिल्य के अनुसार सिकंदर की विजय के क्या कारण थे, आखिर सिकंदर क्यों जीतता था भारत में आके। भारत में एकता का अभाव था, छोटे छोटे राज्यों में आपस में बटा बटा हुआ था पूरा भारत, और राजाओं में आपस में फूट। तो यहाँ पे ऐसा सिस्टम चलता था कि एक राजा पड़ोसी राजा को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकता था, कितना भी अपना नुकसान करवा सकता था। तो अतः, लेकिन जो कौटिल्य थे वो चाहते थे कि भारत में एक सुदृढ़, विशाल और केंद्रीय शासन स्थापित हो, और उनका मुख्य उद्देश्य भारत में एकता स्थापित करना। और उन्होंने भारत में एकता स्थापित और विशाल साम्राज्य की स्थापना के लिए, या कहें कि अखंड भारत की स्थापना के लिए, उन्होंने बोला कि यदि अनैतिकता भी करनी पड़ी तो अनैतिकता भी अच्छा है, लेकिन भारत सुदृढ़ राज्य के रूप में स्थापित होना चाहिए। एक प्रश्न है, यूजीसी नेट 2018 में आया हुआ है। प्रश्न का नाम देखें, कौटिल्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला कथन है, वे राजनीति अर्थशास्त्र को एक स्वतंत्र विषय बनाने वाले व्यक्ति। उन्होंने राजनीति के एक ऐसे सिद्धांत का प्रतिपादन किया जो राज्य व्यवस्था के प्रत्यक्ष व्यावहारिक सरोकारों से संबंधित था। यह
उन्होंने नीति शास्त्र परंपरा का संस्थापक होने का श्रेय दिया जाता है, यही गलत है, बाकी तो सही है। फिर देखिए चौथा ऑप्शन है, पहली बार उन्होंने भारत में एक सुदृढ़ राजनीतिक नियंत्रण की जरूरत पर जोर दिया। ये तीनों ऑप्शन सही। चौथा सी नंबर वाला ऑप्शन गलत है। सर कि पड़ोसी राजा जानते हैं, कौटिल्य आगे बताएंगे कि पड़ोसी राजा कभी पड़ोसी का दोस्त नहीं हो सकता। वो पड़ोसी आपका हमेशा दुश्मन ही होगा, आपसे जलन का भाव रखेगा। यदि आप आगे बढ़ने का प्रयास करेगा तो आपको पीछे खींचने का वो पूरा प्रयास करेगा, किसी भी कीमत पे, किसी भी उसका यही प्रयास रहेगा कि किसी भी तरह से आपको हम नुकसान पहुंचाएं। तो कौटिल्य का पहला उद्देश्य था एक सुदृढ़ या विशाल साम्राज्य की स्थापना करना। अब दूसरा उद्देश्य देखते हैं कौटिल्य का था, मगध में जो घनानंद था नंद वंश का शासक, जिसने कौटिल्य का भरी सभा में अपमान किया था और इससे बदला लेना चाहते थे कौटिल्य महोदय। तो देखते हैं क्या कहानी थी इसके पीछे, घनानंद ने किस तरह अपमानित किया था और ये अपमानित करवाने के पीछे किस व्यक्ति का अहम रोल था। देखिए कौटिल्य का स्वभाव आप लोग समझ ही गए थे कि क्रोधी था, क्रोध जल्दी आता था। उसी बात का फायदा, गुस्सा जल्दी आने का फायदा किसी व्यक्ति ने उठाया। तो कहा जाता है कि आचार्य कौटिल्य अपना अपरिमेय ज्ञान प्रकट करने के लिए मगध गए। ये मगध आप लोग जानते हैं कहाँ पे है मगध? उस समय पटना। बिहार। 16 महाजनपद होते थे और 16 महाजनपद में आपस में विवाद चलता रहता था। और ये देखिए लास्ट में एक महाजनपद सबसे शक्तिशाली बन के उभरता है, वो है मगध, पटना बिहार, और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी। और पाटलिपुत्र में इनका मृत्यु हुई थी आगे है 283 ईसा पूर्व। मगध की ओर गए थे ये चाणक्य महोदय, कौटिल्य महोदय। इनकी मुलाकात हुई थी, घनानंद का मंत्री था सक्तार, जो सम्राट से नाराज था। घनानंद से नाराज था ये सक्तार, लेकिन उनका मंत्री था, अंदर ही अंदर वो सम्राट को नष्ट करना चाहता था। और तो सक्तार भी घनानंद से नाराज था और कौटिल्य महोदय भी घनानंद से नाराज थे। दोनों नष्ट करना चाहते थे नंद वंश के शासक घनानंद। घनानंद के मंत्री सक्तार और कौटिल्य महोदय, इन दोनों का एक ही उद्देश्य था, तो नंद वंश का शासक है घनानंद, इसको नष्ट करना। अब देखिए सक्तार चूंकि पहले से उसे पता था कौटिल्य महोदय के स्वभाव के बारे में, तो आचार्य जो थे कुरूप तो थे ही, कुरूप होने के साथ ही क्रोधी भी थे, इनको गुस्सा बहुत जल्दी आता था। अतः वो भी नाराज होकर महाराष्ट्र को नष्ट कर सकते हैं, इस बात की जानकारी सक्तार महोदय को। उसी दौरान महाराज ने श्राद्ध के लिए 9 ब्राह्मणों को आमंत्रित किया। सक्तार ने 9 ब्राह्मणों में से एक कौटिल्य को भी बुलाया और कौटिल्य महोदय को जो आसन मनवाया वो राजा से भी बड़ा आसन था, ऊंचा आसन था। तो सबसे ऊंचे आसन पे कौटिल्य बैठे थे। कौटिल्य को देख करके, और कौटिल्य का रूप आप जानते ही हैं कि काले रंग का, भद्दे विकराल ब्राह्मण, और इसे चंडाल कहते थे उस समय, यानी कितना विशाल रूप रहा होगा। तो सक्तार से पूछा कि इसे क्यों बुलाया गया, ये कौन व्यक्ति? तब कौटिल्य ने क्रोधित होकर अपनी शिखा खोली और प्रतिज्ञा ली कि जब तक नंद वंश का नाश नहीं करूंगा तब तक मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। कौटिल्य के 2 उद्देश्य होते थे। पहला उद्देश्य बताइए। भारत में एक नंदवंश। भारत में एकता का भाव था। विशाल साम्राज्य की स्थापना करना, एकता स्थापित करना, और दूसरा उद्देश्य था कि मगध वंश नंद वंश के शासन का को विनाश या नंद वंश के शासन को क्या करना था, समाप्त करना। समाप्त। ये 2 उद्देश्य थे। अब ये दोनों उद्देश्य कहाँ से पूरे होने थे? यही घनानंद का समापन करके ही हो सकता था। मगध साम्राज्य में नंद वंश की स्थापना करवाई और दूसरा उन्होंने घनानंद का भी काम तमाम करवाया। कौटिल्य ने अपनी प्रतिज्ञा भी पूरी कर ली और देश में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करवाई।
राजा कौन था, किसको बनवाया था कौटिल्य महोदय ने? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश की स्थापना करवाई। अब चंद्रगुप्त आचार्य ने क्या किया, फिर आगे चल के चंद्रगुप्त मौर्य को 6 से 7 वर्ष तक लगभग प्रशिक्षण दिया, ट्रेनिंग दिया, और उन्होंने सुदृढ़ केंद्रीय शासन की स्थापना करवाई और नंद वंश का विनाश करवा के अपने दोनों लक्ष्यों की पूर्ति करवा ली। आचार्य कौटिल्य ने नंद वंश को अपदस्थ करके, आप जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का सम्राट बनवाया, और इसी चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से यही व्यक्ति फेमस था। चंद्रगुप्त मौर्य ने आचार्य कौटिल्य को अपने साम्राज्य का महामंत्री यानी प्रधानमंत्री नियुक्त किया। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य और उसके शासन को अपने विचारों के अनुरूप ढालने में सफल रहे, यानी जो कौटिल्य के उद्देश्य थे वो दोनों उद्देश्यों की पूर्ति करवाई थी। लेकिन एक पुस्तक है मुद्रा राक्षस, इसके लेखक कौन थे मुद्रा राक्षस के, अभी आपको हमने बताया, सखदत्त। विशाख विशाख। तो ये विशाख दत्त की पुस्तक है मुद्रा राक्षस। इसमें कौटिल्य को शासक का निर्माता कहा गया। अब वास्तव में शासक का निर्माता यही है कौटिल्य महोदय। आप जानते हैं उस समय कोई भी शासक या कोई भी मंत्री ऐसा नहीं रहा होगा तो कौटिल्य को अपना गुरु ना मानता रहा हो या इनसे शिक्षा ना ली राजनीति। अब देखते हैं कौटिल्य की जो प्रसिद्ध पुस्तक है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। एक अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक है कौटिल्य। एक बात का ध्यान रखिएगा, पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र, लेकिन इस पुस्तक में अर्थशास्त्र से संबंधित नहीं बल्कि राजनीति से संबंधित है पुस्तक। यहाँ पे देख लीजिए, अर्थशास्त्र पुस्तक में शासन और प्रबंधन की जानकारी, विधि और कानून की जानकारी है, विदेश नीति, अपनी रक्षा, युद्ध, संघर्ष प्रणाली, है ना, इन सब के बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। तो कौटिल्य की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है अर्थशास्त्र, जिसका रचना क्रम माना जाता है लगभग 300 ईसा पूर्व, और ये जो समय बताया गया है दी कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया के द्वारा बताया गया है। कुछ विद्वान अर्थशास्त्र की पुस्तक को 4वीं शताब्दी मानते हैं। यह एक देखेंगे अर्थशास्त्र एक हस्तलिखित कॉपी है। तंजौर का एक ब्राह्मण, उन्होंने 1905 में मैसूर जो वर्तमान कर्नाटक में है, इस पुस्तकालय में अपने हाथ से लिखा था, और पुस्तकालय के अध्यक्ष शाम शास्त्री थे। इन्होंने पहली बार इसका प्रकाशन 1909 में करवाया। सन 1915 में अंग्रेजी में अनुवाद भी करवाया गया है कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र। अब देखिए, अर्थशास्त्र पुस्तक है गद्य और पद्य दोनों शैली में लिखा गया है। इसका विशेष आप ध्यान रखिएगा, अधिकरण के 15 अधिकरण हैं, अध्याय हैं 150, खंड या भाग हैं 180, और श्लोक हैं 6000 श्लोक हैं कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र। और इसका संबंध हमने बताया था राजनीति से है अर्थशास्त्र की पुस्तक का संबंध। यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं, देखिए, जो यूजीसी नेट जैसे एग्जाम में आया हुआ एक प्रश्न आया है यूजीसी नेट 2019, अर्थशास्त्र को किस नाम से जाना जाता है? त्रुटि तो है नहीं, स्मृति भी नहीं है, संहिता भी नहीं है, इसको जानते हैं नीति शास्त्र, यानी एक प्रकार के नियमों का समूह है राजाओं के लिए, शासकों के लिए। फिर कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में सरकारी धन के गबन के कितने तरीके बताए हैं? ये प्रश्न 2016 में 40 तरीके बताए हैं। 40 तरीके से भ्रष्टाचार हो सकता है धन। फिर कौटिल्य के लिए एक रूपदर्शक होता था एक अधिकारी, और ये होता था सिक्कों का निरीक्षण करने वाला अधिकारी। ये 2014 का प्रश्न है कौटिल्य महोदय से। अब कौटिल्य की हम लोग विचार देखते हैं। कौटिल्य के विचारों में सबसे पहले राज्य संबंधी विचार देखिए, तो उन्होंने सबसे पहले राज्य की उत्पत्ति के बारे में बताया कि राज्य का निर्माण कैसे हुआ, क्या किसी व्यक्ति ने राज्य को बनाया है, या राज्य का विकास हुआ है,
या भगवान के द्वारा निर्मित संस्था है राज्य। तो इन्होंने राज्य की उत्पत्ति के बारे में संविदा सिद्धांत आप लोग पढ़े हैं बीए फर्स्ट ईयर में, संविदा सिद्धांत, और 3 विचारकों का नाम वहाँ पे आप लोगों ने देखा है, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और रूसो। इनका सिद्धांत है सामाजिक समझौते का सिद्धांत, और इन्होंने बताया है कि ये जो राज्य का निर्माण है वो मानव निर्मित संस्था है और इंसानों ने अपनी सुरक्षा के लिए एक समझौते के द्वारा राज्य का निर्माण किया है। तो कौटिल्य महोदय का भी यही कहना है कि राज्य का निर्माण सामाजिक समझौते द्वारा हुआ है और मनुष्य ने अपनी सुरक्षा के लिए राज्य का निर्माण किया है। देखते हैं कौटिल्य का विचार हम लोग। कौटिल्य के अनुसार राज्य की स्थापना से पहले एक समय ऐसा था जिसमें मनुष्य का जीवन के अधिकार शक्ति पर आधारित होते, यानी जो व्यक्ति जितना शक्तिशाली होता था उसी के पास अधिकार होते थे, बाकी को दबा लेते थे। और ये अवस्था जो थी इसको नाम दिया था उन्होंने प्राचीन काल में मत्स्य न्याय की अवस्था, जिसमें बड़ी मछली छोटी मछलियों को बड़े सहज तरीके से खा जाती। ये अराजकता की व्यवस्था थी और इस अराजकता की व्यवस्था से छुटकारा पाने के लिए लोगों ने मनु को अपना पहला राजा चुना, यानी मनु पहला राजा था भारतीय राजनीति का अभियान। और लोगों ने साथ में एक व्यवस्था बनाई कि राजा तो चुन लेंगे, फिर राजा को धन का 6वां हिस्सा देंगे टैक्स के रूप में, व्यापार का 10वां हिस्सा देंगे टैक्स के रूप में, और पशु व्यापार का जो लाभ होगा तो 50वां हिस्सा देंगे टैक्स के रूप में या कर के रूप में राजा को। लेकिन राजा का क्या काम था, ये टैक्स तो लेगा जनता से, बदले में लोगों की रक्षा करना काम है राजा का, प्रजा का कल्याण करना कार्य है राजा का। फिर आगे है कौटिल्य ने राजा को बताया कि बिना पूर्व अनुमति के कर लगाने, न जनता की पूर्व अनुमति के राजा कोई कर नहीं लगा सकता। और फिर आगे बताया है कि करों को इकट्ठा करना और खर्च करने का कोई अधिकार नहीं होगा, यानी जो जनता से पैसा इकट्ठा होगा राजा को टैक्स के रूप में मिलेगा, उसमें पूरा और पूरा किसका अधिकार होगा, प्रजा को होगा। राजा चुनते समय लोगों से भी यह उम्मीद की गई है कि वह उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा राजा। अराजकता की जो प्रकृति वाले लोग होते हैं उन्हें दंड देगा राजा, और वैयक्तिक तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखेगा राजा। ये राजा से उम्मीद की गई है, ठीक है, तुम सुरक्षा का तो वचन दिए हो जनता को, लेकिन बदले में टैक्स के साथ सुरक्षा भी देनी पड़ेगी। यदि राजा नागरिकों के जीवन और संपत्ति की रक्षा या जनता के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाता है तो जनता को, प्रजा को यह अधिकार होगा कि वह अपना राजा हटा करके दूसरे व्यक्ति को राजा के पद पर नियुक्त कर सकता है। यानी राजा अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाता है, पहला कार्य है राजा का नागरिकों की सुरक्षा करना और फिर जनता की सेवा करना, कल्याण करना, फिर राजा भी बदला जा सकता है। प्रश्न है यूजीसी नेट 2017 का कि कौटिल्य ने मजबूत शासक की आवश्यकता पर बल दिया था, क्या यह कथन सही है कि गलत है? सत्य है। सत्य है, मजबूत सत्य। शासक चाहता था, राष्ट्र की एकता स्थापित करना चाहता था। दूसरा है कौटिल्य ने समाज में अराजकता के खतरे तथा व्यवस्था स्थापित करने की अनिवार्यता का उत्कृष्ट बोध था, उसे जानकारी थी। बिल्कुल, इसका सही उत्तर होगा ए, क्योंकि दोनों कथन एकदम सही है। मजबूत शासक क्यों चाहता था कौटिल्य महोदय, क्योंकि समाज में देखिए अराजकता स्थापित करने वाले लोग थे और व्यवस्था स्थापित करना इसका काम था। दोनों कथन सही। कौटिल्य ने राज्य के सावयव स्वरूप की चर्चा की है। सावयव यानी राज्य को कौटिल्य ने शरीर के समान बताया है। जिस तरह एक शरीर के निर्माण में आप जानते बहुत सारे अंग होते हैं, हाथ, पैर, कान, नाक, इन सब से मिलकर के विभिन्न अंगों से मिलकर शरीर बनता है। उसी तरह राज्य भी विभिन्न अंगों से मिलकर बनता है।
कौटिल्य महोदय आगे बताते हैं कि यदि शरीर का एक अंग रोगग्रस्त हो जाता है तो उसका अन्य अंगों पर भी प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। शरीर में यदि एक छोटा सा भी कांटा लग गया तो पूरा शरीर उससे प्रभावित होता है। इसलिए कौटिल्य ने राज्य के 7 तत्वों की चर्चा की है और बोला है कि सातों तत्वों को सही स्थिति में रखना जरूरी है। कौटिल्य ने राज्य के से संबंधित 7 अंग बताए हैं जिन्हें साप्तांग सिद्धांत का नाम दिया है।